हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस क्लासेस विद एसआर। दोस्तों, ये वही क्लास है जो लगातार कई दिनों से हमारी चली आ रही है, यानी कि रिसर्च की क्लास, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स करा रही हूँ। एक एक टॉपिक के बहुत सारे एमसीक्यूज करा रही हूँ। ठीक है, तो आज की भी जो हमारी क्लास है वो बेसिकली किस पे डिपेंड है, वो हमारी होने वाली है मेथड्स ऑफ रिसर्च पे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है और ये आज की क्लास में हम मेथड्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स होते हैं रिसर्च में यूज होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एमसीक्यू हैं, तो उन्हें हम करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन लेकर के स्टार्ट हो जाइए पॉइंटर्स नोट करने के लिए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मेथड्स ऑफ रिसर्च का क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच मेथड ऑफ रिसर्च इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन द रिसर्चर वांट्स टू स्टडी अ फिनोमेना इन इट्स नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेशन। देखिए ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। एक पहला कीवर्ड है हमारा फिनोमेना, दूसरा है नेचुरल सेटिंग और तीसरा है विदाउट मैनिपुलेशन। हिंदी में क्या कह रहा है कि प्राकृतिक परिस्थितियों में बिना हस्तक्षेप के किसी घटना का अध्ययन करने हेतु कौन सा अनुसंधान तरीका सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं एक्सपेरिमेंटल, फील्ड स्टडी, लेबोरेटरी स्टडी या मेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे एक आपका सही आंसर हो जाएगा और वो कौन सा है ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फील्ड स्टडी इज द राइट आंसर। क्योंकि फील्ड स्टडी में हम क्या करते हैं, नेचुरल सेटिंग में करते हैं, क्षेत्र अध्ययन, जहाँ पे कोई फिनोमेना की स्टडी हम करते हैं नेचुरल सेटिंग में करते हैं और बिना किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट किए हुए करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, लेबोरेटरी, मेटा एनालिसिस, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स जो होते हैं ये मैनिपुलेट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन इज which research method is primarily used to establish cause and effect relationship। ठीक है, यहाँ का कीवर्ड हमारा है cause and effect relationship, यानी कि कारण और प्रभाव। क्या कह रहा है, किसकी बात कर रहा है? कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए मुख्यतः कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो कारण और प्रभाव यानी कि कॉज और इफेक्ट की बात करता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कारण और प्रभाव की बात हम एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रयोगात्मक रिसर्च में करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बात की जाती है किसकी? कॉज एंड इफेक्ट की। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये लेबोरेटरी में होता है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, इसमें वो वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, फिर उनके जो भी कॉजेज होते हैं उनके बेसिकली उनके उनके बेसिस पे उनके इफेक्ट को देखा जाता है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत घुमा करके भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको सिंपल सा इसका कीवर्ड याद रखना है, कॉज एंड रिलेशनशिप, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन इज a researcher studying past events to understand current practices is using which method। यानी कि कोई एक रिसर्चर है, वो क्या कर रहा है, वर्तमान प्रथाओं को समझने के लिए, कि वर्तमान में जो चीजें करेंटली चल रही हैं उनको समझने के लिए भूतपूर्व घटनाओं का जब वो अध्ययन करता है तो वो किस टाइप का मेथड होता है? तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोरिकल मेथड। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हिस्टोरिकल मेथड, यानी कि ऐतिहासिक विधि। क्योंकि जब भी हम भूतपूर्व की बात करते हैं, ठीक है, भूत की बात कर रहे हैं, जब हम करंट की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम पास्ट इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हिस्टोरिकल मेथड होगा, यानी कि ऐतिहासिक विधि। केस स्टडी में हम किसी व्यक्ति की स्टडी करते हैं, इथनोग्राफी में हम ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल में हम मैनिपुलेशन वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन करते हैं। तो एक एक ऑप्शंस को भी देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। अप्रॉक्स 45 क्वेश्चंस हैं, तो बड़े आराम से पेशेंस के साथ देखते रहिए, हम जल्दी जल्दी ही करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं आपकी डिटेल क्लासेस फिर बाद में भी लेकर के आऊंगी। तो यहाँ पे आप बस अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि कौन कौन से रिसर्च के टाइप्स होते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या क्या होता है, कैसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केस स्टडी मेथड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि प्रकरण अध्ययन विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, ये भी इसका नाम है, तो नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी वाले बच्चे खासकर ध्यान रखेंगे। प्रकरण अध्ययन विधि को किस प्रकार सर्वोत्तम वर्णित किया जा सकता है? क्या इसमें जनरलाइजेबल टू द पॉपुलेशन, क्या इसकी थ्योरी जो होती है वो जनरलाइज की जाती है, जनसंख्या पर सामान्यीकृत होता है? इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ सिंगल केस, एकल प्रकरण का गहन विश्लेषण किया जाता है? मेनली क्वांटिटेटिव होता है, मुख्यतः मात्रात्मक है? या ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल, हमेशा प्रायोगिक होता है? तो देखिए
केस स्टडी की खास बात होती है, अभी मैंने बताया केस स्टडी यानी कि व्यक्ति अध्ययन विधि, किसी एक व्यक्ति या फिर सिंगल केस, केस की बात कर रहा है यानी कि किसी एक सिंगल केस का इन डेप्थ एनालिसिस जब किया जाता है, गहन विश्लेषण किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं केस स्टडी मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है, यानी कि एक विशेषता नहीं है, बाकी के सारे क्या हैं, विशेषताओं के अंतर्गत इसमें आ जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स यानी कि चरों का नियंत्रण, तो भैया चरों का नियंत्रण तो होता है, ठीक है, चरों का नियंत्रण यहाँ पे किया जाता है। इंडिपेंडेंट इंटरवीनिंग सभी का मैनिपुलेशन यहाँ पे चलता है, इन पे कंट्रोल रहता है। मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ तो स्वतंत्र चर का नियंत्रण भी किया जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जैसे हम मैनिपुलेट करते हैं उसका इफेक्ट हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पर दिखाई देता है। रैंडम असाइनमेंट, यादृच्छिक आवंटन, या एक्सक्लूसिव यूज ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, या केवल ऐतिहासिक दस्तावेजों के बेस पे ये होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है, तो गलत आंसर आप समझ चुके होंगे कि कौन सा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री की बात कर रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ये हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगा। चलिए सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेथड इज बेस्ट फॉर जनरेटिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। अभी देखिए आपने किया है इससे रिलेटेड, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिव्ड एक्सपीरियंस, यानी कि प्रतिभागियों के प्रत्यक्ष अनुभव की गहन समझ प्राप्त करने हेतु कौन सा तरीका जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। यानी कि सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको किसी व्यक्ति के बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में पार्टिसिपेंट के का अध्ययन करना है, उनके लाइव एक्सपीरियंस का अध्ययन करना है, और वो भी कैसे करना है, इन डेप्थ करना है। तो इसके लिए कौन सा मेथड हमारा यूज होता है, तो इसको देखिए हम कहते हैं फिनोमेनोलॉजी, ठीक है, यानी कि अनुभवात्मक विधि, जहां पर हम अनुभव लेते हैं किसी भी फिनोमेना का, किसी भी स्थिति का, जहां पे हम अनुभव लेते हैं वो हमारा लाइव्ड एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव लेना, तो ये हमारा कीवर्ड याद रखिएगा, पार्टिसिपेंट्स, लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इज कीवर्ड ऑफ फिनोमेनोलॉजी, यानी कि अनुभवात्मक विधि के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इथनोग्राफी इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच डिसिप्लिन, यानी कि नृवंशिकी मुख्यतः किस अनुशासन से जुड़ी है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि एथनोग्राफी होती क्या है, ठीक है, नृवंशिकी किसे कहते हैं। तो एथनोग्राफी जो होती है जहां पर हम ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस के कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारा इथनोग्राफी होता है। तो ये किससे जुड़ा है, तो जहाँ ह्यूमन कल्चर, ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है, वो हमारा किससे जुड़ा रहता है, एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान से जुड़ा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और ये अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम रिसर्च की बात करेंगे तो वो हमारा एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच डिजाइन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एट वन पॉइंट इन टाइम, ठीक है, किस अनुसंधान डिजाइन में विभिन्न समूहों का एक ही समय बिंदु पर अवलोकन किया जाता है, ठीक है, एक ही समय पर अवलोकन की बात कर रहा है। यानी कि जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ते हैं तो उसमें दो टाइप आते हैं, एक होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो होती है वो ये होती है कि किसी भी प्रोसेस को लंबे समय तक चलने देना। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चे के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक की स्थिति का जांच किया जाता है। यानी कि कोई 0 ईयर्स का बच्चा है और वो कैसे ग्रो कर रहा है 60 ईयर्स तक जाने के लिए, जब हम ये पूरा लंबा एक ही बच्चे का, एक ही चाइल्ड है हमारा, और हम उसके 1 से लेकर के 60 एज तक का पूरा डेवलपमेंट देख रहे हैं, पूरा डेवलपमेंट की स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल में आएगा। लॉन्ग का मतलब लॉन्ग, जो लंबा चले, ठीक है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। बट इसी के अपोजिट में अगर हमें मान लीजिए सिर्फ ह्यूमन के बारे में स्टडी करना है, तो हम क्रॉस सेक्शनल में क्या कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल में हमारा ये हो जाता है कि हम एक ही समय पे, ठीक है, यहाँ पे एक कीवर्ड याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और वन टाइम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम 1 साल के बच्चे को ले लेते हैं, हम 5 साल के बच्चे को ले लेते हैं, हम 12 साल के बच्चों को लेंगे, 25 साल को लेंगे, 40 साल को लेंगे और लास्टली 60 साल को लेंगे। और इन सभी लोगों के ग्रुप पे, पर्टिकुलरली इन सभी लोगों को एक ही टाइम में, यानी कि ग्रुप्स क्या हैं, ग्रुप्स तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट हैं,
ठीक है। ग्रुप्स हमारे एज ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, बट इसमें जो मेथड यूज हो रहा है यानी कि इनका जो रिसर्च हो रहा है वो सेम टाइम पे हो रहा है, एक टाइम पे, वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल यानी कि पार विभागीय जो हमारा है रिसर्च, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल में डिफरेंस। तो जब भी देखिए डिफरेंट ग्रुप्स एट वन टाइम पूछेगा तो वो हमारा क्रॉस सेक्शनल हो जाएगा, ठीक है। वन ग्रुप एट डिफरेंट टाइम जब पूछेगा तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा। इस पॉइंट को जो मैंने बोला है इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर बेस्ट फॉर स्टडिंग। देखिए अब यही क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया कि अनुक्रमिक जो अध्ययन होता है किसके अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है? चेंजेस ओवर टाइम, समय के साथ परिवर्तन को देखने के लिए, सिंगल इवेंट डिस्क्रिप्शन, एकल घटना का वर्णन करने के लिए, स्नैपशॉट कंपैरिजन यानी स्नैपशॉट तुलना। अभी आप अपना जो हम लोग स्नैपशॉट चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, वो मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अचीवल समरीज यानी कि अभिलेखी सारांश के लिए। तो ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी जो आपने किया है, अभी इसके पहले मैंने जो 8 नंबर क्वेश्चन कराया और उसमें जो एक्सप्लेन किया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है। चेंजेस ओवर टाइम यानी कि समय के साथ परिवर्तन, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो भी परिवर्तन हो रहा है टाइम टू टाइम, 1 साल पे, 5 साल पे, 20 साल पे, 30 साल पे, 50 साल पे, तो वो हम सबको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं, यानी कि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच मेथड रिलाइज प्राइमरली ऑन वर्ड्स, नरेटिव्स, ऑब्जर्वेशन रेदर देन नंबर्स। यानी कि कौन सी विधि, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, मुख्यतः शब्दों, कथनों और अवलोकनों पर निर्भर करती है, न कि संख्या पर, ठीक है। देखिए संख्या पर निर्भर करेगी, दो तरह का मेथड होता है हमारा, एक होता है हमारा क्वालिटेटिव, ठीक है, एक है हमारा क्वालिटेटिव, एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब आप तो समझ जाएंगे, क्वांटिटी में क्या करते हैं, जब हम काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, यानी कि नंबर्स में जो चीजें होंगी। और क्वालिटी की बात, जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, तो आप नंबर में नहीं बता सकते ना कि 1 में से 5 नंबर तुम्हें दे रहे हैं, 1 में से 10 नंबर दे रहे हैं। आप उसकी क्वालिटीज को बताओगे कि वो बहुत अच्छा बात करता है, या वो बहुत अच्छा दिखता है, या बहुत अच्छा वो खाना बनाती है। ये सारी उनकी क्वालिटीज की बात होंगी। तो जब हम क्वालिटी शब्दों की बात करते हैं, कथनों की बात करते हैं और ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, तो ये हमारा किस टाइप का रिसर्च होगा? तो ये हमारा हो जाता है बच्चों क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक रिसर्च, ठीक है, क्वालिटेटिव या गुणात्मक रिसर्च। और अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो जो हमारा क्वांटिटेटिव होता है ये भी नंबर्स पे होता है, एक्सपेरिमेंटल में भी हमारे नंबर्स और क्वालिटेटिव दोनों यूज होते हैं, और सर्वे मेथड जो होता है यहाँ पर भी हम नंबरिंग की बात करते हैं, क्योंकि जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं सर्वे के क्वेश्चनर्स का, तो हम बेसिकली नंबरिंग पे ही जाते हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों यहाँ पर भी यूज हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मिक्स्ड मेथड रिसर्च इम्प्लाइज यानी कि मिश्रित विधियां अनुसंधान का अर्थ क्या होगा? यूजिंग ओनली क्वालिटेटिव मेथड, ओनली की बात कर दिया, केवल की बात कर दिया, तो भैया ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मिक्स्ड की बात कर रहा है, मिक्स का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं दो या तीन चीजें मिक्स होंगी। कंबाइनिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का संयोजन, कंबाइन की बात कर रहा है, तो हाँ ये हो सकता है। यूजिंग ओनली, फिर ओनली आ गया तो ये कट गया, ये कट गया। अवॉइडिंग इम्पेरिकल डेटा, ये भी कट गया हमारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। यानी कि जब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को मिक्सअप कर लेते हैं तो इसे हम मिक्स मेथड रिसर्च कहते हैं, और इसी को हम ट्रायंगुलेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलेशन मेथड भी इसी को कहा जाता है, जब इन दोनों को मिक्सअप कर लिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच रिसर्च मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। यानी कि नियंत्रित परिस्थितियों में परिकल्पना परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त अनुसंधान विधि कौन सी होती है? तो देखिए नियंत्रित परिस्थिति की बात कर रहा है, लैब की बात कर रहा है, लेबोरेटरी में, क्योंकि वहां पर हम अपने कंट्रोल बिहेवियर में रिसर्च कर सकते हैं। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं और उसके इफेक्ट को हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि प्रयोगात्मक शोध। डिस्क्रिप्टिव में हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कोई चीज क्या हुई है, कैसे हुई है। हिस्टोरिकल में हम पास्ट इवेंट्स के बेसिस पे करंट इवेंट्स को एनालाइज करते हैं। और इथनोग्राफी तो अभी मैंने बताया है, जहाँ पे हम एंथ्रोपोलॉजी यानी कि ह्यूमन कल्चर की स्टडी करते हैं। अब ऐसे ही लिख लिख करके आप इसके सामने इसके कीवर्ड्स को जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए कीवर्ड्स अगर आप लिखेंगे, अगर आप अभी से भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर आप कीवर्ड्स को लिख रहे हैं, तो कीवर्ड्स लिखने के बहुत फायदे होंगे आपको, क्योंकि नेट का जो पेपर होता है ना बच्चा,
नेट का पेपर जो है वो स्पेशली नेट हो गया या असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी एंट्रेंस की अगर बात की जाए, आप कोई भी पेपर जब देने जा रहे हो ना, तो इस समय का जो पैटर्न है वो इतना ज़्यादा टफ हो गया है, इतना ज़्यादा वो दिन पर दिन उसका लेवल बढ़ता ही जा रहा है कि क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट अब पूछे ही नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चंस को क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन का एक्चुअल फॉर्म है, इसीलिए मैं ये बेसिक क्लासेस करा रही हूँ कि क्वेश्चन के जो एक्चुअल की टर्म्स हैं, अगर आप उसे ध्यान रखोगे, उसे याद रखोगे, तो किसी भी तरह का घुमावदार प्रश्न आ जाए, चाहे अभिमन्यु का चक्रव्यूह वाला ही प्रश्न क्यों ना आ जाए, आप उसे आराम से कर लोगे। तो इसीलिए कीवर्ड्स पे जरूर ध्यान दो और एक नोट बना लो कीवर्ड्स की, जहाँ पे आप मेन मेन कीवर्ड्स को और उसके आंसर को लिख सको। ये सबसे इजी मेथड होगा, सबसे बेस्ट मेथड होगा आपके पढ़ने के लिए। चलिए, 12 नंबर के बाद से 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन लैक, यानी कि अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइनों में किसकी कमी होती है। ठीक है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अर्ध जो हमारे अर्ध क्या बोलते हैं प्रयोगात्मक डिजाइन जो होती है, वहां पे किसकी कमी होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, एनी मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, चर का कोई परिवर्तन, रैंडम असाइनमेंट टू ग्रुप, समूहों में यादृच्छिक आवंटन, मेजरमेंट ऑफ आउटकम्स, परिणामों का मापन, या यूज ऑफ कंट्रोल ग्रुप्स, नियंत्रण समूहों का प्रयोग। तो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल का ही टाइप होता है ये। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, क्वाजी का मतलब अर्ध, यानी कि आधा, पूरी तरह से प्रयोगात्मक नहीं है ये। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पे समूहों का यादृच्छिक आवंटन नहीं होता है, बाकी सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये रहती हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है तो कंट्रोल ग्रुप्स तो होगा ही, ग्रुप पे कंट्रोल होगा, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स भी होगा, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स आउटकम के जरूर निकलेंगे। ठीक है, मेजरमेंट्स के आउटकम निकलेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ग्राउंडेड थियरी प्राइमरली एम्स टू, यानी कि जो ग्राउंडेड थियरी होती है वो किस पे मुख्य उद्देश्य देती है अपना, मतलब उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो क्या टेस्टिंग एग्जिस्टिंग थियरी, मौजूदा सिद्धांत का परीक्षण करना, जनरेट थियरी फ्रॉम डेटा, डेटा से सिद्धांत उत्पन्न करना, समराइज स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी का सारांश करना, या कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करना। क्या होगा यहाँ पे सही आंसर, आपको बताना है कि ग्राउंडेड थ्योरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, बेसिक की बात करता है, जैसे आपका बेसिक रिसर्च हो रहा था, वैसे ही जब हम नई थियरी जनरेट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई डेटा होता है, उसी डेटा से हम नई थियरी को जनरेट करते हैं, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्राउंडेड थियरी। ग्राउंड का मतलब एकदम जमीनी, आधारभूत, बेसिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, which method use coding themes and categorize to analyze text data, यानी कि हमारे पास कोई विधि पाठ डेटा का विश्लेषण करने हेतु कोडिंग, थीम और श्रेणियों का उपयोग करते हैं, तो वह कौन सी विधि है जहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोडिंग का यूज करते हैं, थीम का करते हैं, कैटेगरीज का करते हैं, किसके लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो क्या ये कंटेंट एनालिसिस यानी कि समग्र विश्लेषण विधि है, क्या ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, प्रायोगिक डिजाइन विधि है, सर्वे एनालिसिस होता है, या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, वर्णनात्मक सांख्यिकी। तो यहाँ भी देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कंटेंट एनालिसिस, यानी कि सामग्री विश्लेषण का जो काम है। ठीक है, सामग्री विश्लेषण की विधि में हमारे पास जो भी मैटर है, जो भी पार्ट है, विधि है, उसमें हम डेटा को क्या करते हैं, उनका विश्लेषण करने के लिए कोडिंग का यूज करते हैं, थीम का यूज करते हैं, और क्लासिफिकेशन यानी कि श्रेणियों का, कैटेगरीज का यूज करते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, which method is most appropriate for measuring the relationship between two quantitative variables। ठीक है, दो मात्रात्मक चरों के बीच में संबंध मापने हेतु सबसे उपयुक्त विधि की बात कर रहा है, कौन सा होगा। तो देखिए मात्रात्मक चर और हमारे गुणात्मक चर दोनों में अंतर है। जब गुणात्मक की बात होती है तो मैक्सिमम हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल का ही यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मात्रात्मक अंकों की बात कर रहा है, डेटा की बात कर रहा है आपसे, तो यहाँ पे हम यूज कौन सा करेंगे, देखिए एथनोग्राफी, हिस्टोरिकल, कंटेंट एनालिसिस, ये तीनों नहीं होंगे आपके, इन तीनों को हटा दीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि को रिलेशनल रिसर्च, यानी कि सह संबंधी अनुसंधान। ठीक है, सह संबंधी अनुसंधान जिसमें हम तीन प्रकार के संबंधों को देखते हैं, एक हमारा होता है पॉजिटिव रिलेशन, एक होता है हमारा निगेटिव रिलेशन, और तीसरा होता है हमारा जीरो रिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो रिलेशन। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर एक चीज हमारी ऊपर जा रही है तो दूसरी चीज भी क्या जाएगी, ऊपर ही जाएगी। जैसे कोरोना का एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे लोग कोरोना का एग्जांपल देते हैं, तो कोरोना का ही एग्जांपल आप लीजिए, या फिर टीचिंग एनवायरनमेंट का ले लीजिए। कोई टीचर जो है, ठीक है,
कोई टीचर जो है वो अच्छे मेथड्स का यूज कर रहा है क्लास में, तो अच्छे मेथड्स का यूज करेंगे क्लास में, अपनी क्वालिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। निगेटिव रिलेशन क्या हो जाएगा कि कोई टीचर जो है वो अपनी क्या बोलते हैं एक्सपर्टीज को बढ़ा रहा है, अपनी क्वालिटीज को बढ़ा रहा है, लेकिन उसका प्रभाव बच्चों पे नहीं पड़ रहा है, बच्चों का परफॉर्मेंस दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है, तो इस प्रकार के रिलेशन को हम निगेटिव रिलेशन कहेंगे। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो रिलेशन कहाँ पे होगा, जहां पर टीचर के जो मेथड्स हैं, टीचर की जो क्वालिटीज हैं वो रिलेवेंट ही नहीं है हमारे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से, यानी कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कहीं और जा रहा है और टीचर का मेथड कहीं और जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जीरो रिलेशन। तो ये तीनों प्रकार के जो रिलेशन होते हैं ये को रिलेशनल रिसर्च के अंतर्गत आते हैं, सहसंबंधी अनुसंधान के अंतर्गत। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, जब दो मात्रात्मक चरों के बीच में संबंध ज्ञात करना होता है तब। याद रखिएगा इसे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17, सर्वे रिसर्च प्राइमरली रिलाइज ऑन, यानी कि सर्वे, देखिए इस पूरे क्लास में 45 क्वेश्चंस में आपको जितने प्रकार के रिसर्च होते हैं लगभग लगभग सभी रिसर्च मिल जाएंगे। वो उनका बेस क्या होता है, क्या डेफिनेशन होता है, क्या उनके टाइप होते हैं, कौन कौन से उनके मेन पॉइंट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन नहीं होते हैं, इतना तो आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर समझ में आ जाए तो शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। आप लोग उन्हीं चैनल्स को लाइक शेयर करते हैं जो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। मेरा अभी बन रहा है चैनल, मैं मेहनत कर रही हूँ, आज नहीं तो कल मेरा बढ़िया होगा ही, तो उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करिए ताकि ग्रोथ हो सके और अच्छा कंटेंट आप तक मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर क्वेश्चन, सर्वे रिसर्च प्राइमरली रिलाइज ऑन, यानी कि सर्वेक्षण अनुसंधान मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो सर्वेक्षण अनुसंधान है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट पे, क्वेश्चनायर्स एंड इंटरव्यूज पे, आर्शीवल डॉक्यूमेंट पे, या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ओनली। तो देखिए सर्वे जब हम करने जाते हैं तो क्या करते हैं, सर्वे का मतलब खोज कर रहे हैं हम, तो सर्वे जब हम करने जाते हैं तो हमारे पास एक बेस होता है, वो होता है क्वेश्चनायर्स का और इंटरव्यूज का। तो जब हम प्रश्नावली और साक्षात्कार के बेस पे कोई रिसर्च करते हैं तो वो हमारा सर्वे रिसर्च कहलाता है। ठीक है, आप लोगों ने जितने भी मेरे होम साइंस के स्टूडेंट्स होंगे या कोई भी स्टूडेंट्स होंगे जो हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज में हैं, उन्होंने कभी ना कभी सर्वे किया होगा। और जब भी वो सर्वे करने जाते होंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की क्वेश्चनर्स बनाने होते होंगे, फिर लोगों का जा करके इंटरव्यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरव्यू लेना होता होगा, कई बार फोन से इंटरव्यू लेना पड़ता होगा। ठीक है, कई बार सामने फेस टू फेस जाना होता होगा और शेड्यूल भी भरवाना पड़ता होगा। ठीक है, क्वेश्चनर के साथ साथ शेड्यूल भी भरवाना पड़ता होगा। तो ये सारी चीजें जब हम यूज करते हैं तो ये हमारा सर्वे रिसर्च के अंतर्गत आता है। और सर्वे रिसर्च जो है वो इस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चनायर पे और इंटरव्यू पे। अगर क्वेश्चनायर इंटरव्यू नहीं है तो फिर वो सर्वे रिसर्च नहीं हो पाएगा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड की बात कर रहे हैं, यानी कि अवलोकन विधि की बात कर रहे हैं, तो कौन सा अवलोकन विधि के अंतर्गत आएगा। अब क्वेश्चन से ही आप आराम से आंसर लगा सकते हैं। कंट्रोल्ड ट्रायल, नियंत्रित परीक्षण, भैया नियंत्रित परीक्षण तो नहीं आएगा यहाँ पे। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, प्राकृतिक अवलोकन। कंटेंट एनालिसिस भी नहीं आएगा। साइमुलेशन स्टडी, अनुकरण अध्ययन, ये भी नहीं आएगा। ये तब होगा जब हम किसी का अनुकरण नकल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इसके आंसर में ही दिया, ऑप्शंस में ही दिया, तो सेम टू सेम यही आंसर हो जाएगा कि जब हम कोई चीज नेचुरल फिनोमेना चल रहा हो और वहां पर हम उसे सिर्फ देख करके, ऑब्जर्व करके अपना एक रिपोर्ट बना रहे हो, डेटा बना रहे हो, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ओवर फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो है, बट ये क्या है, दो टाइप है, यहाँ पे दोनों की बात कर रहा है, लेबोरेटरी की भी बात कर रहा है और फील्ड की भी बात कर रहा है। लेबोरेटरी जहाँ पे हम लैब में डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, उसके इफेक्ट्स को देखते हैं, और दूसरा हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है। तो प्रयोगशाला प्रयोगों का क्षेत्र प्रयोगों के ऊपर मुख्य लाभ क्या है, आपसे लाभ पूछ रहा है, कौन सा बेनिफिट है। तो हायर एक्सटर्नल वैलिडिटी, उच्च बाह्य वैधता होती है किसमें, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में। बेटर कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल, अनावश्यक चरों पर बेहतर नियंत्रण होता है। मोर नेचुरल सेटिंग होती है, या फिर चीपर टू कंडक्ट होता है, सस्ता संचालन। तो देखिए एक्सपेरिमेंट्स कभी भी सस्ता संचालन तो होता नहीं है। नेचुरल सेटिंग एक्सपेरिमेंट्स में आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ये तो ऑब्जर्व नेचुरल में ही मिलेगा आपको, ठीक, एथनोग्राफिक वगैरह में। हायर एक्सटर्नल वैलिडिटी, तो ये भी आपका नहीं होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेटर कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, यानी कि जो भी अनावश्यक चर होंगे हम उनको क्या कर सकते हैं, उन पे कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपसे एडवांटेज पूछा है किसका, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट का ओवर फील्ड एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो फील्ड एक्सपेरिमेंट में ये सारी चीजें नहीं हो सकती, बट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम अनावश्यक चर जो हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, हम उन पे नियंत्रण कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च रिफर्स टू, अभी मैंने ये टर्म आपको पहले बताया है। अनुसंधान में ट्रायंगुलेशन से क्या तात्पर्य होता है? यूजिंग ट्रायंगुलर सैंपलिंग यानी कि त्रिकोणीय नमूना उपयोग, कंबाइनिंग मल्टीपल मेथड सोर्सेज फॉर कोरोबोरेशन यानी कि पुष्टि हेतु कई विधियों या सूत्रों का संयोजन, यूजिंग थ्री स्टैटिस्टिकल टेस्ट ओनली या थ्री स्टेज सैंपलिंग। तो देखिए दो ऑप्शन तो आपका सैंपलिंग से रिलेटेड है, तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ए एंड डी। स्टैटिस्टिकल टेस्ट की सिर्फ बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर जो है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी कि कंबाइनिंग मल्टीपल मेथड सोर्सेज। अभी मैंने बताया है मल्टीपल मेथड कब हम यूज करते हैं, जब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का यूज करते हैं, तो हमारा मल्टीपल मेथड हो जाता है, या फिर ट्रायंगुलेशन हो जाता है, या फिर मिक्स्ड मेथड हो जाता है। Now question number 21, which method would you use to evaluate the impact of a classroom intervention on students test score with random assignment? यानी कि हमें जब किसी यादृच्छिक आवंटन के साथ किसी कक्षा के हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन करना होगा तो हम किस विधि का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक विधि है रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल आरसीटी, दूसरा है एथनोग्राफी, हिस्टोरिकल और केस स्टडी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके टर्म से ही रिलेटेड है। ठीक है, कंट्रोल की बात कर रहा है, रैंडमाइज कंट्रोल की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों तो यहाँ से बिल्कुल किनारे हैं, तो इनको हटा दीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 22, अब देखिए हो सकता हो कि आपसे अगली बार पूछ ले कि आरसीटी मेथड क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो रेंडमाइज्ड कंट्रोल्स ट्रायल, जहां पर हम बिना किसी हस्तक्षेप के मतलब कक्षा हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फॉर व्हाट इम्पैक्ट ऑफ क्लासरूम इंटरवेंशन ऑन स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर, कि कौन कौन सी विधियां कौन कौन से मेथड यूज किए जा रहे हैं टीचर्स के द्वारा और उनका स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, पायलटिंग अ क्वेश्चनायर्स इज डन टू, यानी कि प्रश्नावली का पायलट परीक्षण क्यों किया जाता है। किसी भी प्रश्नावली की जब हम बनाते हैं तो हम उसकी पायलट टेस्टिंग करते हैं, यानी कि उसका पहले छोटा सैंपल बना के प्रयोग किया जाता है। तो ये किस लिए होता है, क्या ये इंक्रीज सैंपल साइज, नमूना आकार बढ़ाने के लिए, टेस्ट क्लैरिटी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ आइटम्स, प्रश्नों की स्पष्टता विश्वसनीयता और वैधता जांचने के लिए, इलिमिनेट नीड फॉर द एथिकल अप्रूवल्स यानी कि नैतिक स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त करने हेतु, या इंश्योर रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट परिणामों की सांख्यिकी महत्ता सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो देखिए कोई भी क्वेश्चन है कि पायलट टेस्टिंग क्यों होती है, ताकि उसका जो रिजल्ट हो, ठीक है, क्या हो सके, ताकि उसके जो रिजल्ट हो वो अच्छे आ सके। और रिजल्ट अच्छे आने से पहले हमें क्या करना होगा कि हमें टेस्ट क्लैरिटी रखनी होगी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ आइटम रखना होगा, यानी कि जो भी प्रश्न है हमारे वो क्लियर होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए और साथ ही साथ वैलिड होने चाहिए। तो ये इसकी विशेषता है, यानी कि पायलटिंग टेस्टिंग क्यों की जाती है क्वेश्चनर बनाने से पहले, ताकि क्लियरिटी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बनी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशनलाइजेशन इन रिसर्च मीन्स, यानी कि अनुसंधान में संचालनकरण का अर्थ क्या होता है। कन्वर्टिंग अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनटू मेजरेबल वेरिएबल्स, यानी कि अमूर्त अवधारणाओं को मापनीय चरों में बदलना, कंडक्टिंग ऑपरेशंस इन द लैब, प्रयोगशाला में संचालन करना, राइटिंग द इंट्रोडक्शन चैप्टर, परिचय अध्याय लिखना है, सेलेक्टिंग द सैंपल ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना, नमूना चूज करना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सही आंसर बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्वर्टिंग अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इनटू मेजरेबल वेरिएबल्स, यानी कि ऑपरेशनलाइजेशन, ऑपरेशनलाइजेशन यानी कि संचालनकरण का प्रयोग, हमारे पास जो भी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मेजरेबल वेरिएबल्स में, तो यही हमारा ऑपरेशनलाइजेशन कहलाता है। चलिए 23 हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन, लगभग लगभग हम लोगों ने आधा क्वेश्चन कर लिया है। Which method is best to summarize findings from several empirical studies on the same topic, यानी कि एक ही विषय पर कई अनुभवजन्य अध्ययनों के निष्कर्षों को सारांशित करने हेतु कौन सी विधि जो होती है श्रेष्ठ होती है। यानी कहना क्या चाहता है कि जब कोई एक ही विषय है और उस पर अलग अलग अनुभवजन्य अध्ययन हुए हैं, तो जब एक ही निष्कर्ष हमें उसका निकालना होगा तो इसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जब बहुत ज्यादा डेटा होता है तो हम वहां पे यूज करते हैं मेटा एनालिसिस का। ठीक है, एनालिसिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब हम इस ऐसी कोई भी बात होती है तो हम वहां पे मेटा एनालिसिस का यूज करते हैं। चलिए 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन,
Which of the following designs is used when control group is not feasible but pre and post measurements are taken? यानी कि किस डिजाइन का उपयोग तब किया जाता है जब नियंत्रण समूह संभव न हो पर पूर्व और पश्च मापन लिए जाते हैं उसमें। तो ये हमारा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट विदाउट कंट्रोल होगा, यानी कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल होगा, यानी नियंत्रण के बिना पूर्व परीक्षण होगा, या फिर हमारा रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होगा, यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण होगा, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन होगा हमारा, पार विभागीय डिजाइन, या एथनोग्राफिक स्टडी। तो देखिए यहाँ भी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट विदाउट कंट्रोल क्वाजी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब हम कंट्रोल ग्रुप तो है हमारे पास बट वो फिजिबल नहीं है, तो हम लेकिन कर रहे हैं, यानी कि प्री एंड पोस्ट मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा वही हो जाएगा, आंसर भी वही हो जाएगा, प्री एंड पोस्ट विदाउट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 26, which method commonly uses thick description as a way to present data? डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है, कौन सी विधि आमतौर पर डेटा प्रस्तुत करने हेतु थिक डिस्क्रिप्शन, ये कीवर्ड है याद रखिएगा, थिक डिस्क्रिप्शन का उपयोग करती है। तो वह कौन सी विधि है जो थिक डिस्क्रिप्शन का यूज करती है, वो हमारी क्वालिटेटिव एथनोग्राफी मेथड, जहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, विशेषताओं को बताते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं, तो ये हमारी गुणात्मक निर्वंशिकी है। और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है वो भी मोस्टली गुणात्मक ही होता है, क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, which research method emphasizes participant observation and prolonged engagement? यानी कि कौन सी विधि प्रतिभागी अवलोकन और दीर्घकालिक संलग्नता पर बल देती है। प्रतिभागी अवलोकन यानी कि कोई ना कोई वहां पे पार्टिसिपेंट होगा, वो ऑब्जर्वेशन करेगा और लंबे समय के लिए हो सकता है, ये जो पार्टिसिपेंट होगा वो लंबे समय तक के लिए रह सकता है। तो अभी इसका मैंने आपको बताया है पहले ही, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एथनोग्राफी यानी कि नृवंशिकी, जहां पर रिसर्चर जो होता है वो एज अ पार्टिसिपेंट उस फिनोमिना में, उस स्थिति में रह करके ऑब्जर्व करता है और उसके बाद से एनालिसिस करता है, तो इसी को हम नृवंश विज्ञान या एथनोग्राफी कहते हैं। नाउ 28 नंबर क्वेश्चन, विच मेथड वुड बी लीस्ट सुटेबल फॉर स्टडिंग कॉजलिटी? यानी कि किन कारणों का अध्ययन करने हेतु कौन सी विधि सबसे कम उपयुक्त होती है। किसी कारण का अध्ययन जब करना हो तो उसके लिए सबसे कम यूज होने वाली विधि कौन सी है। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल तो हम भाई कारण प्रभाव जानने के लिए ही करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल हमारा क्या होता है, कारण प्रभाव जानने के लिए ही होता है। को रिलेशन की बात कर रहा है, रेंडमाइज ट्रायल की बात कर रहा है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल विद कंट्रोल की बात कर रहा है, तो सारे के सारे यूज होते हैं, बस हमारा जो ये को रिलेशन होता है ये हमारा यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉजलिटी की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ रिलेशन की बात करते हैं कि दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, ठीक है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, या फिर जीरो रिलेशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया है। Now question number 29, which method often uses purposive sampling to select expert information? सैम्पलिंग की तरह ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कितना होशियार हो चुका है एनटीए, अब सैम्पलिंग और रिसर्च टाइप्स मेथड सबको मिला जुला के क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, ये यही पैटर्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का है। मैंने बस यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये अगली बार से कोशिश करूंगी कि मैं मेंशन कर दूं। वैसे टारगेट तो यही है कि सारे क्वेश्चन मैं सीक्वेंस में कराती चलूं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि कौन सी विधि अक्सर विशेषज्ञ सूचना दाताओं को चुनने हेतु उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण का उपयोग करती है। पर्पजिव सैंपलिंग का प्रयोग कौन सा होता है एक्सपर्ट इन्फॉर्मेंट्स के लिए, और पर्पजिव सैंपलिंग क्या होता है, जो हम किसी पर्पज से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वालिटेटिव इंटरव्यूज यानी कि एक्सपर्ट इलिसिटेशन यानी गुणात्मक साक्षात्कार, विशेषज्ञता की बात कर रहा है, विशेषज्ञ सूचना दाताओं को चुनने के लिए, तो ये हमारा क्वालिटेटिव इंटरव्यू में होगा। क्वालिटेटिव इंटरव्यू जहाँ पे सामने सामने लोग या फिर डायरेक्ट या और इनडायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं, तो वो हमारा क्वालिटेटिव इंटरव्यू हो जाएगा। Now question number 13, which research approach is guided by testing pre-specified hypothesis? यानी कि कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण पूर्व निर्धारित परिकल्पनाओं के परीक्षण द्वारा निर्देशित होता है। पूर्व निर्धारित परिकल्पना की बात कर रहा है, क्या होगा ये हमारा, ये आंसर होगा डिडक्टिव क्वांटिटेटिव अप्रोच होगा, यानी कि अपवर्तित मात्रात्मक दृष्टिकोण होगा, इंडक्टिव क्वालिटेटिव अप्रोच प्रत्यागमन गुणात्मक दृष्टिकोण, ग्राउंडेड थियरी, या फिर एथनोग्राफी ओनली। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डिडक्टिव क्वांटिटेटिव अप्रोच। जिस अप्रोच में, कौन से रिसर्च अप्रोच में हम गाइड करते हैं बाय टेस्टिंग प्री स्पेसिफाइड हाइपोथेसिस, तो वो हमारा होता है डिडक्टिव क्वांटिटेटिव अप्रोच। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स इन सर्वे रिसर्च? ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट्स की बात कर रहा है, मेजरमेंट होगा सर्वे रिसर्च में, यानी कि सर्वेक्षण अनुसंधान में स्वयं रिपोर्ट मापों की मुख्य सीमा लिमिटेशंस क्या होती हैं।
तो फर्स्ट ऑप्शन इज दे आर ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, ये हमेशा वस्तुनिष्ठ होते हैं। सोशल डिजायरेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स बायस, सामाजिक वांछनीयता और प्रतिक्रिया पक्षपात होता है। दे प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल डेटा, शारीरिक डेटा प्रदान करते हैं। दे एलिमिनेट नीड फॉर सैम्पलिंग, वे नमूना की आवश्यकता को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वे रिसर्च का सिग्मा क्या है, लिमिटेशन क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर बी। सोशल डिजायरेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स बायस, सामाजिक वांछनीयता और प्रतिक्रिया का पक्षाघात, हमारा लिमिटेशन है किसका, सेल्फ रिपोर्ट मेजर इन सर्वे रिसर्च। जब हम सर्वे रिसर्च कर रहे हो और वहां से खुद से रिजल्ट जब हम बनाएंगे तो ये उसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 32, which method is especially useful for exploratory research aimed at theory building, यानी कि सिद्धांत निर्माण हेतु खोजी अनुसंधान के लिए कौन सी विधि विशेष रूप से उपयोगी होती है। अब खोजी या एक्सप्लोरेटरी मेथड क्या होता है, खोज, जहां पर हम क्वेश्चन की खोज करते हैं कि कोई चीज अगर हुई है तो क्यों हुई है, ठीक है, वाई, क्यों ऐसा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे करेंगे, विशेष रूप से कौन सी विधि हमारी उपयोगी होगी, क्या वो फिनोमेनोलॉजी है, अनुभवात्मक है, ग्राउंडेड थियरी है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है, यादृच्छिक नियंत्रक परीक्षण, या फिर पार विभागीय यानी कि क्रॉस सेक्शनल हमारा होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारा ग्राउंडेड थियरी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्राउंडेड थियरी में हम क्या करते हैं, थियरी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना, रिसर्च एम्ड एट थियरी बिल्डिंग, तो थियरी बिल्डिंग का काम तो हम ग्राउंडेड थियरी में ही बस करते हैं। बेसिक रहता तो हम बेसिक लगा देते, बट यहाँ पे हमारा ग्राउंडेड थियरी है तो हम ग्राउंडेड थियरी को ही लगाएंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, which method best helps to study patterns in large textual corpora, यानी कि बड़े पाठ्य कॉर्पस में पैटर्न अध्ययन करने में कौन सी विधि सर्वोत्तम मदद करती है। बड़े पाठ्यक्रमों की बात कर रहा है तो कौन सी विधि मदद करेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे देखिए सामग्री कंटेंट ज्यादा होगा तो वहां पे हमारा कंटेंट एनालिसिस मेथड यूजफुल हो जाता है। ठीक है, कोडिंग के माध्यम से, थीम के माध्यम से, कैटेगरीज के माध्यम से वो हेल्प करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, which method involves matching subjects across group on key variables prior to intervention, यानी कि किस विधि में हस्तक्षेप से पहले प्रमुख चरों पर विषयों को समूहों में मिलाने की प्रक्रिया होती है। समूहों में मिलाने की प्रक्रिया होती है, कहाँ होती है, क्या ये रैंडम असाइनमेंट ऑनली केवल यादृच्छिक आवंटन में होती है, मैच्ड ग्रुप क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मिलाए गए समूह अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइन में होती है, सिंपल सर्वे सरल सर्वेक्षण में होती है, या एथनोग्राफिक इमर्शन नृवंशक सम्मेलन में होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैच्ड ग्रुप क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में इसका यूज होता है, यानी कि प्रक्रिया वहीं पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या कह रहा है कि विच मेथड इज यूज्ड टू रिड्यूस सिलेक्शन बायस थ्रू रैंडमाइजेशन, यानी कि यादृच्छिकरण के माध्यम से चयन पक्षपात घटाने हेतु कौन सी विधि उपयोग की जाती है। यानी कि हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं और उसके माध्यम से हमारी जो बायसनेस होती है किसी पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करने की, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो कौन सा मेथड होगा हमारा यहाँ पे, क्या वो पर्पजिव सैंपलिंग होगा, रैंडम असाइनमेंट एक्सपेरिमेंट्स होगा, कन्वीनियंस सैंपलिंग होगा, या फिर स्नोबॉल सैंपलिंग होगा। तो देखिए ये सारे के सारे सैंपलिंग के टाइप हैं, सैंपलिंग का एक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, वो भी बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। रैंडमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो रैंडम असाइनमेंट इन एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों में यादृच्छिक आवंटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, अब लास्ट 10 क्वेश्चन और बचे हैं बस। Which method is most appropriate for assessing program implementation fidelity, यानी कि कार्यक्रम क्रियान्वयन की वफादारी फिडेलिटी का आकलन करने तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। यानी कि आपका कार्यक्रम ईमानदारी के साथ हुआ है, वफादारी के साथ हुआ है, इसका जब हमें आकलन करना होगा तो कौन सी मेथड जो होगी सबसे बेस्ट होगी। तो यहाँ पे फिडेलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, फिडेलिटी की, यानी कि ईमानदारी की बात कर रहा है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्या हमारा, प्रोसेस इवेल्युएशन यूजिंग मिक्स्ड मेथड, यानी मिश्रित विधियों के साथ प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर को ही लगाते हैं क्योंकि बाकी के तीनों जो ऑप्शन हैं ये आपके इससे अलग हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च में फिर से हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू रिड्यूस सिलेक्शन बायस थ्रू रैंडमाइजेशन। देखिए सेम क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे यही सेम आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन, विच अप्रोच वैल्यूज कंटेक्स्ट एंड मीनिंग ओवर मेजरमेंट, यानी कि
फिर से हमारा किसकी वैल्यू आ गई, कंटेक्स्ट की बात आ गई, अर्थ की बात आ रही है, शब्द की बात आ रही है, किसके ऊपर, मेजरमेंट्स के ऊपर में। तो कौन सा दृष्टिकोण मापन की अपेक्षा संदर्भ और अर्थों को अधिक महत्व देता है? तो क्या ये पॉजिटिविस्ट क्वांटिटेटिव होगा, इंटरप्रेटिविस्ट क्वालिटेटिव होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, या फिर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग होगा? ठीक है, तो मेजरमेंट के ऊपर हमारा कौन सा देता है कॉन्टेक्स्ट को वैल्यू? तो ये हमारा होता है इंटरप्रेटिविस्ट क्वालिटेटिव, यानी कि व्याख्यात्मक गुणात्मक अनुसंधान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंट? प्रयोगों में नियंत्रण समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नियंत्रण समूह का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है आपसे, टू रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, यानी कि प्रयोगात्मक उपचार पाना, टू सर्व एज बेसलाइन कंपैरिजन, आधारभूत तुलना के रूप में कार्य करना, टू इंक्रीज सैंपल बायस, नमूना पक्षपात को बढ़ाना, टू एलिमिनेट नीड फॉर मेजरमेंट, यानी कि मापन की आवश्यकता को समाप्त करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया आपको कि जो जो भी प्रयोग होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, वहां पर जो नियंत्रण समूह है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे कुछ नहीं उद्देश्य है, यहाँ पे सिंपल सा एक उद्देश्य होता है कि एक बेस लाइन दी जा सके, एक आधार दिया जा सके जिसके बेस पे कंपैरिजन किया जा सके। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 40, हमने अप्रॉक्स 40 मिनट में 40 क्वेश्चंस हम लोग लगभग लगभग कर लिए हैं। 45 क्वेश्चंस हैं आपके, 50 मिनट्स के पहले ही आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ बहुत लंबी लंबी क्लासेस ना लगाऊं आप लोगों की, ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, कम समय में ही ज्यादा कंटेंट आप तक प्रोवाइड हो सके, और जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं मैं उनकी भी वीडियोस आप लोगों को आगे बनाती रहूंगी, देती रहूंगी, चैनल पे अपलोड करती रहूंगी। तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यूजफुल तो होने वाली है क्लास। भले आज मेरे व्यूवर्स कम है तो आपको लग सकता है कि क्लास बहुत अच्छी नहीं है, बट आई एम श्योर कि जब आप क्लास को पढ़ने लगेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको क्लास जरूर यूजफुल लगेगी, और तब जाकर के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पता है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच मेथड इज मोस्ट यूजफुल? Which method is most useful when dealing with sensitive populations where anonymity is crucial? यानी कि संवेदनशील जनसंख्या के साथ काम करते समय जहां गुमनामी महत्वपूर्ण है, कौन सी विधि सबसे उपयोगी होती है? ठीक है, जब भी हम सेंसिटिव पॉपुलेशन के साथ काम करते हैं तो वहां पे गुमनामी क्यों जरूरी होती है, क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारा अनोमिनस सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनायर, यानी कि गुमनाम स्व प्रशस्ति प्रश्नावली। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पब्लिक फोकस ग्रुप विथ नेम्स रिकॉर्ड, ओपन ऑब्जर्वेशन विथ आइडेंटिफिकेशन, एथनोग्राफी विथ रिकॉर्डल आइडेंटिटीज, ये सारे के सारे यहाँ पे नहीं होंगे। संवेदनशील जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एनोमिनस सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होगा, यानी कि गुमनाम रखना ही पड़ेगा उसे। Now question number 41, which research method explicitly incorporates reflexivity of the researcher as part of the method? यानी कि कौन सी अनुसंधान विधि स्पष्ट रूप से शोधकर्ता की आत्म परावर्तनशीलता यानी कि रिफ्लेक्सिविटी को विधि का भाग बनाती है? ठीक है, यानी कि पॉजिटिविस्ट एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, या फिर क्रिटिकल क्वालिटेटिव अप्रोच होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होगा, या फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग होगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा क्रिटिकल क्वालिटेटिव अप्रोच। ठीक है, क्या रहा है इसको फिर से समझिएगा कि कौन सी अनुसंधान विधि स्पष्ट रूप से शोधकर्ता की आत्म परावर्तनशीलता की विधि का भाग बनता है? ठीक है, आत्म परावर्तनशीलता या परिवर्तनशीलता, तो यहाँ पे हमारा क्रिटिकल क्वालिटेटिव अप्रोच होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, विच मेथड वुड नॉर्मली रिक्वायर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB और एथिक्स अप्रूवल? यानी कि किस विधि हेतु सामान्यतः संस्थागत समीक्षा बोर्ड IRB या नैतिकता स्वीकृति की आवश्यकता होती है? किसके लिए? ह्यूमन सब्जेक्ट्स रिसर्च इन्वॉल्विंग इंटरवेंशंस, प्योरली अर्चिवल एनालिसिस ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, थियोरेटिकल मैथ प्रूफ्स, या कंप्यूटर साइमुलेशंस विदाउट ह्यूमन डेटा? देखिए, जहां भी ह्यूमन डेटा की बात आएगी, ह्यूमंस की बात आएगी, वहां पर एथिकल अप्रूवल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए होगा यही सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ह्यूमन सब्जेक्ट्स रिसर्च इन्वॉल्विंग इंटरवेंशंस में हमें एथिकल डेटा की IRB से अप्रूवल की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 43, विच मेथड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इटरेटिव सॉरी इटरेटिव साइकिल ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस? यानी कि कौन सी विधि जो है वो डेटा संग्रह और विश्लेषण के परावर्ती चक्रों से चिन्हित होती है? तो क्या ये ग्राउंडेड थियरी है, क्या ये क्रॉस सेक्शनल सर्वे है, सिंगल टाइम पॉइंट एक्सपेरिमेंट है, या फिर अर्चिवल डिस्क्रिप्शन है? ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिर से हमारा एज यूजुअल ग्राउंडेड थियरी।
यहाँ पे क्या हो रहा है, किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे साइकिल की बात कर रहा है, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस की बात कर रहा है, तो ये हमारा ग्राउंडेड थियरी हो जाएगा। Now 44 number question. Which method best address question of how and why rather than how many? कौन सी विधि किस तरह और क्यों के प्रश्नों को कितने के स्थान पर बेहतर संबोधित करती है? तो क्या वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है हमारा, क्या वो क्वालिटेटिव केस स्टडी है, क्या वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, या फिर सेंसस इन्यूमरेशन जनगणना की गणना करना है? तो देखिए, बात कर रहा है कि कोई चीज हुई है तो कैसे हुई है, क्यों हुई है, बल्कि इसकी जगह पे कि कितने में हुई है या कैसे हुई है, कितने नंबर में है। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव केस स्टडी होती है। जब भी केस स्टडी होती है तो वो डीपर इन डेप्थ स्टडी होती है, तो वहां पे किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। चलिए, आज के सेशन का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्योंकि हमें और भी क्वेश्चंस लेकर के आने हैं, तो विच रिसर्च मेथड इज मेनली एक्सप्लोरेटरी एंड इज यूज्ड व्हेन वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द फिनोमेना? यानी कि किस अनुसंधान विधि को मुख्यतः खोजी कहा जाता है और तब उपयोग किया जाता है जब घटना के बारे में बहुत कम जाना जाता है। यानी कि हम उसे एक्सप्लोरेटरी भी कहते हैं, साथ ही साथ उसका यूज तब करते हैं जब हमें कोई चीज पता ना हो। भाई खोज कब करेंगे, एक्सप्लोर कब करेंगे, जब हमें उसके बारे में जानकारी ना हो। तो वो कौन सी है? एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च, कंफर्मेटरी रैंडमाइज्ड ट्रायल, सिस्टमेटिक सेंसस और फिर मेटा एनालिसिस। ठीक है, तो आपको सिंपल सा आंसर यहाँ पे बताना है, तो आपको ऑप्शन देख करके ही समझ में आ गया होगा कि सिंपल सा आंसर क्या होगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च, यही हमारा सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है हमारा, इसी को हम कहते हैं खोजी विधि भी कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें घटना के बारे में प्रॉपर डेटा हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपके रिसर्च के क्वेश्चंस। ठीक है, कौन से मेथड्स ऑफ रिसर्च के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस थे। इसके बाद मैं मेनली पीवाईक्यू पे भी टारगेट करूंगी, मैं आगे उसको भी प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के कराती जाऊंगी। बट ये सारे क्वेश्चंस थे आप सभी के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि पसंद आने से ज्यादा जरूरी है आपका समझ में आना। तो समझ आया होगा, अगर आपने नोट बनाया होगा, नोट बेहतर बन रहा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये इमेज जो होती है सिर्फ दिखने के लिए नहीं होती है, ये आपको करना भी होता है। ठीक है, मैंने भी बहुत सारे लोगों का किया है, तो प्लीज मेरा भी आप लोग कर दिया करो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।